कभी कभी शराफत व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी आफत बन जाती है। जब भी व्यक्ति शराफत की चादर ओढ़ते हैं तब व्यक्ति के इस नजाकत का फायदा उठाया जाता है। कहते हैं कि यह दुनिया बहुत ही जालिम है और जालिम दुनिया से मुकाबला करने के लिए उसी के बराबर का कमीनापन जरूरी होता है, क्योंकि साफ दिल शांत लोगों का दुनिया फायदा उठाया करती है। मगर जब वो व्यक्ति शराफत की चादर में आग लगाकर दुनिया के सामने आता है तब कहीं जाकर दुनिया उसके आगे घुटने टेक देती है। शायद इसीलिए वो कहावत बनी है, जैसे को तैसा। इस दुनिया और इसके निष्ठुर लोगों को उसी की जुबान में उसी के तरीके से जवाब देने की जरूरत पड़ती है, तभी ये दुनिया काबू में रहती है। शायद यही इस समय आर्यन के साथ हो रहा था। आर्यन तो सिर्फ इंदु महल सभी से माफी मांगने आया था। उसकी आंखों में जो शर्म थी उसे मिटाने आया था। मगर इन सब के बावजूद उसे क्या हासिल हुआ? हमला। आर्यन के दिल में कोई नफरत कोई गुस्सा नहीं था, मगर जैसे ही हिमांश ने आर्यन का गिरेबान पकड़ा वैसे ही पूरा नजारा ही बदल गया। अचानक ही आर्यन के हाव भाव बदल चुके थे। आर्यन की आंखों में अचानक ही गुस्से से भरा उग्र ज्वालामुखी फूट चुका था। आर्यन का दिमाग तनफन करके लावे की तरह उबलने लगता है। उसके दिमाग की सारी नसों में जहर उतर जाता है। तभी आर्यन की नजर अपने गिरेबान पर जाती है। गिरेबान पर हिमांश का हाथ दिखाई देता है। जैसे ही आर्यन देखता है कि हिमांश ने उसके गिरेबान को जकड़ रखा है, तभी अचानक आर्यन फुर्ती में आ जाता है। आर्यन का गुस्सा अब उसके दिमाग से सीधा उसके हाथों में उतर जाता है। अगले ही पल आर्यन हिमांश के हाथों के बीच अपने हाथ को उलझा लेता है और उसके तुरंत बाद उसके हाथ को मोड़ देता है। आर्यन इतनी ताकत से हिमांश के हाथ को मोड़ता है कि उसके हाथ की हड्डी तपाक से कड़कड़ा जाती है। अगले ही पल हिमांश दर्द के मारे चीख पड़ता है। हिमांश की चीख पूरे इंदु महल में पहुंच जाती है। सभी के कानों में जैसे ही हिमांश की चीख पड़ती है वैसे ही सभी लोग उस चीख की आवाज की दिशा में देखते हैं। तभी सभी की नजर आर्यन पर पड़ती है। आर्यन के हाथों में हिमांश का हाथ था जो आर्यन ने बुरी तरह से मोड़ रखा था। जैसे ही सभी की नजर आर्यन पर जाती है और साथ ही वो आर्यन को हिमांश पर हमला करते हुए देखते हैं, वैसे ही मैदान में खड़े सभी पूर्व छात्र एक साथ आर्यन की तरफ दौड़ते हैं। आर्यन भी आगे की तरफ देखता है। आर्यन को सभी पूर्व छात्र गुस्से से भरे हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आते दिखाई देते हैं। इसी के साथ आर्यन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, सिर्फ इसीलिए कि एक तो वो सबसे माफी मांगना चाहता था, मगर सभी उसकी बातें सुनने के बजाय उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन पूर्व छात्रों के समूह में से दो योद्धा आर्यन की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। इसी के साथ वो दोनों आर्यन को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक छात्र आर्यन के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारता है। उस मुक्के में इतनी ताकत थी कि अगले ही पल आर्यन जोर जोर से खांसने लगता है। आर्यन की सांस उखड़ जाती है। तभी वो दूसरा छात्र सामने से आर्यन का गला पकड़ लेता है और आर्यन का गला दबाने लगता है। गला दबते ही आर्यन की सांस एक बार फिर फूलने लगती है। आर्यन किसी पर भी किसी तरह का हमला नहीं करना चाहता था। आर्यन अब भी किसी तरह की लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो अब भी सुलह करना चाहता था, मगर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। किस्मत आर्यन को हर कदम पर गुस्सा दिला रही थी। तभी वो दोनों छात्र आर्यन पर एक के बाद एक हमला कर देते हैं। थोड़ी देर तक सहने के बाद आर्यन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने आपे से बाहर हो चुका था। अगले ही पल आर्यन हमले का जवाब देते हुए पलटवार कर देता है। जिस छात्र ने आर्यन का गला पकड़ा था, आर्यन उसके हाथ को जकड़ लेता है और उसके तुरंत बाद वो उसे गुस्से में पीछे की तरफ धकेलता है। आर्यन यहीं नहीं रुकता है, वो उस हमलावर को पीछे की ओर धकेलता जाता है बिना रुके। आर्यन का हाथ बहुत ही गुस्से से उसके गले को दबोच रहा था। तभी दूसरा हमलावर आर्यन के पेट पर एक के बाद एक मुक्के मारना शुरू कर देता है। आर्यन की रीढ़ की हड्डी पर बहुत वजनदार मुक्कों की झड़ी लग चुकी थी। तभी एक आखिरी मुक्के पर आर्यन पूरी तरह से नीचे झुक जाता है। नीचे झुकते ही उस हमलावर का मुक्का आर्यन के सिर के ऊपर से निकल जाता है। तभी आर्यन अपने पैरों को गोल घुमाते हुए गुलाटी खाकर उस हमलावर पूर्व छात्र के दोनों पैरों को अपने पैरों में उलझा लेता है, जिसकी वजह से उस छात्र का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है।
अगले ही पल वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ता है। उसके तुरंत बाद आर्यन उसकी छाती पर कुंडली मारकर बैठ जाता है और उसके मुंह को मुक्के से मार मार के सुझा देता है। आर्यन के हाथों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आर्यन के हाथ का एक मुक्का सीधे उस हमलावर पूर्व छात्र की आंखों के थोड़े नीचे जाकर लगता है। आर्यन के हाथों का मुक्का पड़ते ही उस पूर्व छात्र की आंख के नीचे एक काला निशान बन जाता है और उसकी आंख मोटी और भद्दी होकर सूज जाती है। आर्यन ने आते ही मैदान में इतना हुड़दंग मचा दिया था कि सभी पूर्व छात्रों के बीच आर्यन अब बस एक दुश्मन की तरह स्थापित हो चुका था। आर्यन की सारी योजना कीचड़ में मिट्टी पलीत हो चुकी थी। आर्यन कहां तो वो एक इंसान से दुश्मनी खत्म करके सुलह करने आया था और कहां तो उसने अब सभी पूर्व छात्रों से दुश्मनी मोल ले ली थी। जैसे ही सभी पूर्व छात्र आर्यन को उग्र रूप में देखते हैं, वैसे ही वो सभी एक साथ आर्यन पर टूट पड़ते हैं। अगले ही पल वो सभी पूर्व छात्र आर्यन को गोल घेरे में घेर लेते हैं। आर्यन उन सभी पूर्व छात्रों के बीच में फंस कर रह जाता है। आर्यन को चारों दिशाओं से घेर कर खड़े वो सभी पूर्वी छात्र आर्यन को घूर रहे थे, तो वहीं उनके बीचों बीच खड़ा आर्यन अपने पैरों को एक जगह स्थिर नहीं रख रहा था। उसके पैरों में कुछ न कुछ हरकत जरूर हो रही थी। आर्यन की नजर भी उन सभी पूर्वी छात्रों पर गड़ी हुई थी। तभी वो सभी के सभी छात्र एक साथ आर्यन पर टूट पड़ते हैं। आर्यन के शरीर पर इतने सारे लोगों के लात और मुक्के पड़ रहे थे कि आर्यन को होश तक नहीं था कि किधर से उस पर किस तरह का हमला हो रहा था। कभी कोई मुक्का आर्यन के दाईं तरफ आता, जैसे ही आर्यन अपने बचाव के लिए दाईं दिशा में हाथों को मोड़ता, वैसे ही अगला मुक्का आर्यन पर बाईं तरफ से आ पड़ता। इस तरह से आर्यन के बचाव की हर तकनीक सिर्फ और सिर्फ नाकामयाब हो रही थी। कभी कोई आर्यन की खोपड़ी बजा रहा था, तो कभी कोई आर्यन के सीने को ढोल की तरह पीट रहा था। वो सभी पूर्वी छात्र इतने अनुभवी थे कि उनके हाथ और पैर बहुत ही रफ्तार से चल रहे थे। आर्यन पर बहुत तेजी से एक के बाद एक हमला हो रहा था। आर्यन उन सभी की तेज गति के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। बस फिर क्या था, आर्यन की कुटाई इस कदर हो रही थी जैसे कोई सुपड़े में धान झटक रहा हो। शरीर की मार तो आर्यन एक बार के लिए सहन कर पा रहा था, मगर जब भी कोई उसके सिर के ऊपरी हिस्से में वार करता, एक तेज भयावही दर्द के साथ आर्यन का गुस्सा फट पड़ता। मगर आर्यन बेबस था। वो खुद के बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैसे उन पूर्व छात्रों को इस बात का एहसास होता है कि आर्यन सिर की मार को सहन नहीं कर पा रहा है, उसके बाद से ही उन सभी पूर्व छात्रों ने बहुत ही खास तकनीक से आर्यन के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया था। उस झुंड में से कुछ लोग अपने कड़क उंगलियों से आर्यन के सिर पर हमला कर रहे थे। इसके साथ ही जब भी कोई उंगली आर्यन के सिर पर टकराती, उसके तुरंत बाद आर्यन के सिर से एक तेज हड्डी बजने की आवाज आती। सिर पर यह मार आर्यन के ऊपरी हिस्से से होते हुए अंदरूनी हिस्से तक पहुंच रही थी। आर्यन का गुस्सा भी बाहर से अंदर तक बहते हुए पहुंच जाता है। यह गुस्सा आर्यन को और भी जानलेवा और खतरनाक बनने पर मजबूर कर रहा था। आर्यन का यह गुस्सा उसके सिर पर हावी होने लगा था। तभी हमला करते हुए उन बहुत सारे हाथों में से एक हाथ आर्यन की पकड़ में आ जाता है। आर्यन ने हवा में उठते हुए बाज की तरह बड़ी ही तेजी से एक हाथ को पकड़ लिया था। बस फिर क्या था, आर्यन ने उस हाथ को बहुत ही जोर से खींचा, इतनी जोर से कि उस हमलावर छात्र के कंधे का हल्का सा मांस कट जाता है। उसकी अंदरूनी मांसपेशियां खुल जाती है। इसके साथ ही वो भारी दर्द की आवाज के साथ चीखता है। उसकी चीख ने उन सभी छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बाकी सभी पूर्व छात्र कुछ समझ पाते उससे पहले ही आर्यन ने उस हाथ को और जोर से खींचा। खींचते ही वो शख्स भी आर्यन की तरफ खींचा चला आया। उसके तुरंत बाद आर्यन ने उस हाथ की कलाई को बहुत जोरों से पकड़ा और किसी चक्री की तरह गोल गोल घूमने लगा। जैसे जैसे आर्यन उस हाथ को पकड़कर गोल गोल घूम रहा था, वैसे ही वो हमलावर पूर्वी छात्र भी चक्री की तरह गोल घूमे जा रहा था। आर्यन ने उस शख्स को इस तरह से घुमाया कि उस शख्स ने बाकी अन्य छात्रों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी थी। थोड़ी ही देर में वो शख्स किसी झूले की तरह गोल गोल हवा में उड़ने लगता है। आर्यन की रफ्तार ने उसे जमीन से कुछ कदम ऊपर उठा लिया था।
आर्यन के इतने तेजी से उस शख्स को घुमाने की वजह से उस शख्स के हाथ पैर बाकी छात्रों पर बरस रहे थे। उसके बाद आर्यन उस उड़ते हुए शख्स को हवा में छोड़ देता है। अगले ही पल वो शख्स हवा में लहराता हुआ जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ता है। इसके बाद आर्यन एक घुटने को जमीन से टिकाता है और एक घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है और बिजली की रफ्तार से उसके ठीक बगल में एक बेहद हट्टे कट्टे मोटे तगड़े से एक पुरुष छात्र को आर्यन अपने कंधे पर लाद लेता है। ये देखकर आर्यन पर हमला करते उसे पीटते हुए सभी छात्र अचानक से रुक जाते हैं। आर्यन के इस ताकत ने उन्हें हैरानी में डाल दिया था। आर्यन ने लगभग 150 किलो के आदमी को रुई की बोरी के जैसे अपने कंधे पर उठा लिया था। आर्यन की इतनी कम उम्र होने के बावजूद ऐसी ताकत को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। एक पल के लिए तो सभी की आंखें ठहर जाती है। वो आर्यन को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। अगले ही पल आर्यन उस हट्टे कट्टे आदमी को हवा में उछाल देता है और उछालते हुए लगभग 3 पुरुष छात्रों की दिशा में फेंकता है। इसी के साथ वो हट्टा कट्टा आदमी सीधा जाकर उन 3 पुरुष छात्रों पर गिरता है। वो तीनों छात्र उस आदमी के नीचे बुरी तरह से दब जाते हैं। इसके बाद तो आर्यन बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेता है। इसके साथ ही वो सभी पुरुष छात्र एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं। पुरुष छात्रों को अपनी हार हरगिज बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए इस बार वो सभी छात्र अपने अपने छोटे मोटे हथियार बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें लगभग सभी के पास जंगली चाकू और खंजर थे। वो सभी गुस्से में आर्यन की तरफ दौड़ते हैं। अब आर्यन की जान खतरे में थी। आर्यन पहले इधर उधर गर्दन घुमाता है और बचाव के लिए कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई हथियार ढूंढने लगता है। तभी आर्यन को एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को देखते ही आर्यन पीछे मुड़ता है, मगर जैसे ही आर्यन पीछे मुड़ता है वैसे ही उसकी पीठ पर एक मोटा सा डंडा आकर पड़ता है। उस डंडे की तेज मार ने आर्यन के धागे खोल दिए थे। वो दर्द से चीख उठा था। तभी एक और भारी भरकम डंडा आर्यन की पीठ के साथ ही साथ उसके माथे पर आकर लगता है। जैसे ही वो डंडा आर्यन के सिर से टकराता है, उसके माथे के पीछे से खून की धारा बहने लगती है। पहले ही आर्यन के सिर पर कई वार किए जा चुके थे। अगले ही पल आर्यन को चक्कर आने लगते हैं। आर्यन के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। अगले ही पल आर्यन के लड़खड़ाते हुए पैर जमीन पर धाराशाही होकर गिरने लगते हैं। आखिर और कहां तक जाएगी ये लड़ाई? आखिर क्या होगा इस संग्राम का अंजाम? क्या आर्यन खुद को बचा पाएगा या फिर एक साथ कई जिंदगियां उजाड़ देगा? क्या होगा इस लड़ाई में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एक ही बार जिस पे आर्यन का सिर घूम गया था, जैसे ही एक पुरुष छात्र ने आर्यन के सिर पर डंडे से हमला किया, वैसे ही आर्यन के दिमाग की धज्जियां उड़ गई थी। उसका जहन तिलमिला उठता है। जहन की आग बेहोशी बनकर आर्यन के दिमाग से होती हुई उसके बदन में घुसती जा रही थी। आर्यन धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा था। उसके लड़खड़ाते हुए पैर खुद को संभालने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर शायद अब देर हो चुकी थी। आर्यन खुद को संभाले भी नहीं संभाल पा रहा था। आखिरकार उसके डगमगाते हुए कदम फिसल गए। उसके साथ ही आर्यन भी जमीन पर धाराशाही होकर गिर चुका था। उसके बाद वो पुरुष छात्रों का झुंड आर्यन पर टूट पड़ता है। एक साथ आर्यन की पीठ पर कई तरह के हमले होने लगते हैं, जैसे कोई आर्यन की पीठ पर लगातार विध्वंसक मुक्के मार रहा था, तो वहीं कोई आर्यन पर एक के बाद एक लात पटक रहा था, जिसकी वजह से आर्यन के बदन की हड्डियां अकड़ने लगी थी। आर्यन के शरीर में एक के बाद एक हमले की वजह से असहनीय दर्द पैदा हो चुका था। तभी वो झुंड अपने हाथों में चाकू और खंजर लेकर आर्यन की तरफ पहुंचा था। वो आर्यन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ चुके थे। तभी एक खंजर आर्यन की कमर के करीब पहुंचता है। खंजर का नुकीला सिरा आर्यन की कमर के पार ही होने वाला था कि तभी आर्यन बेहोशी की हल्की नींद को तोड़कर उठ जाता है। उसका हाथ सीधा उस खंजर को पकड़ लेता है। खंजर की धार आर्यन के हाथों की हथेलियों को काट रहा था। आर्यन अपने खाली हाथ से उस खंजर को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि वो शख्स चाहकर भी आर्यन के हाथों से खंजर को निकाल नहीं पाता।
आर्यन के हाथ से खून की धारा बहने लगती है। आर्यन के हाथ से खून की बूंदें तेजी से टपकने लगती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आर्यन उस खंजर को नहीं छोड़ता है। तभी वो शख्स पूरी ताकत से आर्यन के हाथों से खंजर को खींचता है। इसके साथ ही आर्यन की हथेली की चमड़ी गहरी तरह से कट जाती है। चमड़ी के कटते ही उसके हाथ में गहरा घाव हो जाता है। इस घाव का दर्द इतना गहरा था कि एक पल के लिए तो आर्यन के चेहरे का पूरा भाव बदल जाता है। उसके चेहरे पर दर्द की हल्की लाली झलक पड़ती है। पर इन सब के बावजूद भी आर्यन टस से मस नहीं हो रहा था। आर्यन अगले ही पल अपने हाथ की पकड़ को और मजबूत कर लेता है। आर्यन जितना अपने हाथ की पकड़ को कस रहा था, उसका घाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आर्यन का गुस्सा उसके भावों पर इतना हावी हो चुका था कि जख्म का उस पर अब कोई असर नहीं हो रहा था। तभी आर्यन अपने हाथ से उस खंजर को इस तरह से खींचता है कि वो खंजर अगले ही पल उस शख्स के हाथों से छूटकर आर्यन के हाथों में आ जाता है। खंजर को खींचने की वजह से आर्यन के हाथ का घाव कई गुना गहरा हो गया था। आर्यन के हाथ में खंजर तो आ जाता है, मगर अगले ही पल कोई आर्यन की गर्दन पर एक जोरदार लात मारता है। उस लात का आर्यन की गर्दन पर इतना भयानक असर होता है कि उसकी गर्दन के साथ साथ उसका पूरा दिमाग हिल जाता है। गर्दन पर जोरदार लात पड़ते ही आर्यन की सारी तंत्रिकाएं विचलित हो जाती हैं। इसके साथ ही आर्यन के दिल की आग और भी जोरों से भड़क जाती है। अगले ही पल आर्यन गुस्से से भड़कता हुआ उठता है। तभी एक और जोरदार लात हवा को चीरते हुए आर्यन की तरफ आती है, मगर इस बार आर्यन अपने हाथों को सामने लाते हुए उस शख्स की लात को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अगले ही पल आर्यन उस शख्स के पैर को इतनी जोर से खींचता है कि अगले ही पल वो शख्स हवा में झूल जाता है। जैसे ही वो शख्स हवा में झूलता है, वैसे ही आर्यन हवा में गुलाटी खाते हुए उस हवा में झूलते हुए शख्स को एक जोरदार लात मारता है। लात पड़ते ही वो शख्स चीखते हुए जमीन पर गिरने लगता है। जैसे वो शख्स जमीन पर गिरता है, वैसे ही आर्यन उसके सीने पर जोरदार छलांग मारते हुए कूद पड़ता है। इसी के साथ उस शख्स के मुंह से अच्छा खासा खून बह निकलता है। अगले ही पल आर्यन उस पेड़ की दिशा में भागता है। आर्यन को भागते हुए देखकर पूर्व छात्रों का वो पूरा झुंड कुछ भी समझ नहीं पाता। उन्हें समझ नहीं आता कि आर्यन क्यों उस दिशा में भाग रहा था। उनमें से कुछ छात्र तो आर्यन को भगोड़ा कहते हुए चिल्लाने भी लगते हैं। आर्यन के कानों में यह शब्द बुरी तरह से चुभ रहा था। तभी आर्यन आगे की ओर भागते हुए उन पूर्व छात्रों को गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है। आर्यन उन छात्रों को इस तरह से घूरता है कि जैसे उसकी नजरें उन पूर्व छात्रों को आंखों ही आंखों में चेतावनी दे रही हो, उन्हें अंदर तक खदेड़ दे रही हो। ये देखते ही उन सभी पूर्व छात्रों को गुस्सा आ जाता है और वो सभी छात्र एक साथ अपने हथियार लेकर आर्यन को मारने के लिए भागते हैं। आगे आगे आर्यन किसी घोड़े की रफ्तार से भाग रहा था, वहीं उसके पीछे भाग रहे पूर्व छात्रों की रफ्तार भी आर्यन से बिल्कुल कम नहीं थी। उन सभी पूर्व छात्रों की आंखों में अब ना तो दया थी और ना ही कोई अन्य भाव बाकी था। वो सभी दया भाव के इस चक्र से मुक्त हो चुके थे, इन सभी भावनाओं से परे निकल चुके थे। वो सभी बस आर्यन को मार गिराने के इरादे से उसके पीछे भाग रहे थे। तो वहीं आर्यन उस पेड़ की दिशा में भाग रहा था। अब तक महानायिका पुष्यमित्रा और यामिनी मैदान के एक छोर पर आ चुके थे। लड़ाई की आवाजों ने उन्हें यहां तक आने पर मजबूर कर दिया था। तभी महानायिका पुष्यमित्रा की नजर भागते हुए उन पूर्वी छात्रों पर पड़ती है। उनके हाथों में इतने सारे हथियार देखकर पुष्यमित्रा को समझ नहीं आता। एक पल के लिए पुष्यमित्रा सोचती है कि कहीं गुरुकुल पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया, मगर चारों तरफ अपनी नजर घुमाने के बाद पुष्यमित्रा को वहां ऐसे कोई लोग दिखाई नहीं देते जो गुरुकुल पर हमला कर सकते थे। तभी पुष्यमित्रा उन भागते हुए पूर्व छात्रों को देखती है। वो उनकी दिशा के और आगे की तरफ देखती है। तभी पुष्यमित्रा को उन पूर्व छात्रों के आगे एक लड़का भागता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए उस दिशा में भाग रहा हो। मैदान के एक छोर पर होने की वजह से पुष्यमित्रा को वो लड़का ढंग से दिखाई नहीं देता है।
बहुत दूरी होने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तभी पुष्यमित्रा कुछ कदम आगे बढ़ती है और अपनी नजरों को थोड़ा और साफ करते हुए देखती है। जैसे ही पुष्यमित्रा उन पूर्व छात्रों के आगे आर्यन भागता हुआ दिखाई देता है, महानायिका पुष्यमित्रा की सांसें अटक जाती हैं। आर्यन को अपनी आत्मरक्षा के लिए भागता हुआ देखकर पुष्यमित्रा घबरा जाती है। उसकी सांस फूल जाती है। एक पल के लिए तो पुष्यमित्रा को कुछ भी समझ नहीं आता, यहां तक कि यह भी समझ नहीं आता कि वो आर्यन को कैसे बचाए, कैसे आवाज लगाए। हालांकि पुष्यमित्रा की आवाज भी गले में कहीं उलझ गई थी। तो वहीं खड़ी यामिनी भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई थी। उसे अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आर्यन ने अब ऐसा क्या कर दिया। वो अपने मन ही मन में सोचते हुए खुद से बात कर रही थी। अब आखिर इस लड़के ने क्या कर दिया? क्या इस लड़के को लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं है? बस लोगों की नाक में दम करना जानता है? क्या इसे इतना भी होश नहीं है कि ये अभी अभी मेरे हाथों मरते मरते बचा है? इसके बावजूद ये मरने के लिए भूखे शेरों के बीच आ गया। अब तो भगवान ही जाने इस लड़के का क्या होगा। पर एक बात साफ है, ये सब लोग अब उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। शायद ये अब इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। यामिनी जानते थे कि आर्यन कितने खतरनाक और खूंखार योद्धाओं के बीच फंस चुका है। अब उसका बचना पूरी तरह से नामुमकिन था। उसने मन में विचारधारा बना ली थी कि हो ना हो पर यही आर्यन की जिंदगी का आखिरी दिन था। वहीं यही बात महानायिका पुष्यमित्रा को भी खाई जा रही थे। पुष्यमित्रा भी जानते थे कि आर्यन जिन लोगों के बीच में जा फंसा था, वो किसी भी हाल में उसे जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। यामिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना तो उसे आर्यन के जिंदा रहने से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही उसके मरने से यामिनी को कोई नुकसान होने वाला था। बस एक छोटी सी सहानुभूति जरूर थी, वो भी आर्यन की उम्र की वजह से। आर्यन की कच्ची उम्र की वजह से यामिनी का दिल बैठ रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि एक कम उम्र का नादान लड़का बड़े बड़े योद्धाओं के हाथों मौत के घाट उतरने वाला था। पर वो खुद करे भी तो क्या करे? यह आर्यन की ही बोई हुई फसल थी जो उसे काटनी ही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों में हैरानी उतर जाती है। किसी को भी अपनी आंखों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता। सभी पत्थर की तरह जम जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्होंने हाल ही में क्या देख लिया। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अपनी जान को बचाने के लिए उस पेड़ की दिशा में भागता हुआ आर्यन बिजली की रफ्तार से उस बहुत ही लंबे पेड़ पर कुछ ही चंद पलों में चढ़ जाता है। आर्यन की इतनी तेज रफ्तार देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वो पेड़ जो ऊंचाई में बहुत ही ज्यादा था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, जिस पर चढ़ने में किसी भी व्यक्ति को अच्छा खासा समय लग सकता था, मगर आर्यन उस पेड़ पर एक ही झटके में चढ़ गया था। आर्यन के इस करतब ने सभी को हैरानी में डाल दिया था। यहां तक कि यामिनी की आंखें तो मानो आर्यन का ये करतब देखकर पलक तक झपकाना भूल गई थी। उसी के साथ साथ महानायिका पुष्यमित्रा भी आर्यन की ये कला देखकर स्तब्ध रह गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने ये कैसे कर दिखाया। दरअसल आर्यन ने अभ्यास कर करके अपने आप को इतना तैयार कर लिया था कि वो इस तरह के पेड़ों पर पलक झपकते ही चढ़ सकता था। पेड़ में चढ़ने की इस कला को आर्यन ने वानर चढ़ाई नाम दे रखा था। ऐसी कला जो शायद उन पूर्व छात्रों के पास नहीं थी। तभी वो सभी पूर्व छात्र उस पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। अब भी उनके मन में आर्यन को मारने का इरादा कायम था। वो सभी पूर्व छात्र उस पेड़ के पास आकर रुक तो जाते हैं, मगर इसके आगे किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो सभी पूर्व छात्र और योद्धा अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर की तरफ देखते ही उन सभी लोगों का गला सूख जाता है। पेड़ की ऊंचाई देखकर उन सभी लोगों का पसीना छूट जाता है। पेड़ की ऊंचाई वाकई में बहुत ज्यादा थी। उस पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से उस पेड़ के तने में अच्छी खासी चिकनाहट भी थी, जिसकी वजह से भी उस पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शायद वो सभी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कौन इस पेड़ पर चढ़ेगा, कौन ये हिम्मत दिखाएगा। मगर शायद किसी के भी पास ये हिम्मत नहीं थी। तभी उन पूर्व छात्रों के झुंड में से कुछ एक योद्धा उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर थोड़ी ही ऊंचाई पर चढ़ने के बाद
या तो किसी की सांस फूल रही थी या फिर किसी की पकड़ ढीली पड़ रही थी। ज्यादातर लोग तो उस पेड़ पर चढ़ते हुए फिसल रहे थे। इसके बाद उन सभी पूर्व छात्रों ने एक के बाद एक उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर हर बार वो फिसल कर बुरी तरह नीचे गिर जाते। ये देख आर्यन की हंसी छूट गई। आर्यन इतनी जोर से हंसा कि उसकी आवाज दूर दूर तक फैल गई। आर्यन को अपने आप पर हंसता हुआ देखकर उन सभी पूर्व छात्रों के दिल की हर एक धड़कन सुलगने लगी थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब उनके सिर पर खून सवार हो चुका था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। तभी उन्होंने आर्यन को मार गिराने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। पहले तो उन्होंने आर्यन की दिशा और ऊंचाई का आंकलन किया। उसके बाद उन्होंने जमीन पर पड़े पत्थरों को अपने हाथ में उठा लिया। तभी अगले ही पल क्या आर्यन की सारी मेहनत हो जाएगी बेकार? क्या पत्थरों से हो जाएगा आर्यन लहूलुहान? अब कैसे बचा पाएगा आर्यन अपनी जिंदगी? या फिर काम आएगी आर्यन की नई तिकड़म? क्या है आर्यन की नई तिकड़म? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हर मुश्किल वक्त में जो कोई हल ढूंढ लाए वो है आर्यन। जिसके खाली से पिटारे में कई तिकड़म रखी हो वो है आर्यन। योद्धा बनने के लिए तो गुरुकुल में कई तरह के अभ्यास हैं, कई तरह की शिक्षा पद्धति है, ढेर सारा पाठ्यक्रम है और उससे भी कई गुना ज्यादा किताबें हैं। मगर आर्यन इन सभी चीजों से भी आगे थे। आर्यन का खुराफाती दिमाग मुसीबत की संकरी गलियों से भी तिकड़म का रास्ता निकाल लेती थी। आर्यन जुगाड़ू था, खुराफाती था, तेज तर्रार था, चंट और चालाक था। इसके साथ ही साथ आर्यन तिकड़मबाज भी था। लोगों के पास मुसीबत से बचने के लिए कई तरह से खतरनाक हथियार होते थे, मगर आर्यन के पास ऐसे समय के लिए ढेर सारी खुराफाती तिकड़म होती थी। और अगर नहीं भी होती थी तो वो अपने लिए तिकड़म खुद तैयार कर लेता था। फिलहाल आर्यन ने अपने बचाव के लिए एक रास्ता जुगाड़ लिया था। वो इतने लंबे और ऊंचे पेड़ पर जाकर चढ़ गया था जिस पर बाकी लोगों का चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। यह सब कुछ आर्यन के अभ्यासों की बदौलत था। आर्यन ने चुन चुनकर ऐसे ऐसे अभ्यास किए थे जिसकी वजह से उसे इस तरह की कुछ चुनिंदा कलाओं में महारत हासिल हो गई थी। आर्यन ने सभी को ताज्जुब में डाल दिया था। कोई भी आर्यन के बराबर ऊंचाई पर नहीं चढ़ पा रहा था। जो भी कोशिश कर रहा था वो सीधा फिसल कर नीचे जमीन पर गिर रहा था। उन पूर्व छात्रों और योद्धाओं को जमीन पर पागलों की तरह गिरता हुआ देखकर आर्यन भी पागलों की तरह हंसने लगता है। आर्यन की हंसी में उपहास की मिलावट थी। आर्यन उन सभी योद्धाओं की चढ़ाई कला पर हंस रहा था। आर्यन की हंसी अब चारों तरफ फैल गई थी। उसकी उपहास भरी हंसी अब सबको खल रही थी। सभी पूर्व छात्रों के कानों में आर्यन की यह हंसी चुभ रही थी। वहीं आर्यन की हंसी सुनकर पुष्यमित्रा वापस घबरा जाती है। पुष्यमित्रा के मुताबिक आर्यन इस तरह हंसकर अपने ही हाथों अपनी मौत को दावत दे रहा था। आर्यन जैसे ही योद्धाओं को पेड़ पर चढ़ते और पेड़ से फिसलकर गिरते हुए देखता, उसकी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आर्यन हंसते हुए लगभग उन सभी का मजाक उड़ा रहा था। यामिनी आर्यन को दूर से ही हंसता हुआ देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, ये लड़का क्या सच में पागल है क्या? इसकी अक्ल घास चरने गई है क्या? इसे मालूम भी है कि ये किसके सामने खड़ा है? ये सभी लोग इस लड़के को कच्चा चबा जाएंगे। इस बेवकूफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या? पर ये इतनी आसानी से, इतनी तेजी से इतने लंबे चौड़े पेड़ पर कैसे चढ़ा? इतनी सख्त पकड़, इतनी फुर्ती। कुछ भी हो, पर इस लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं इसका क्या मंसूबा है, ये लड़का क्या चाहता है, मगर इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर है। पर ये इतने निर्बुद्धि की तरह काम क्यों कर रहा है? यामिनी एक तरफ अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी यामिनी के कानों में किसी तरह की आवाजें पड़ती है। यामिनी का ध्यान टूट जाता है और अगले ही पल यामिनी उस पेड़ की दिशा में देखती है। पेड़ के नीचे जमीन पर खड़े सभी छात्रों ने अपने हथियार को पीठ पर लाद लिया था। इसके साथ ही उन सभी पूर्व छात्रों ने जमीन से पत्थर चुनकर अपने हाथों में उठा लिए थे। जैसे ही आर्यन उन सभी पूर्व छात्रों के हाथों में पत्थरों को देखता है, वैसे ही
आर्यन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्यन समझ गया था कि आगे क्या होने वाला था। अगले ही पल एक पत्थर तेजी से उछलकर आर्यन की तरफ जाता है। वो पत्थर सीधा आर्यन के घुटने की हड्डी पर जाकर लगता है। उस पत्थर की मार से आर्यन तिलमिला जाता है। टखने पर पत्थर की चोट से आर्यन का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। आर्यन के पैर डगमगा जाते हैं। उसी के साथ आर्यन पेड़ से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वो पेड़ की एक डाल को पकड़ लेता है और अपने आप को गिरने से बचा लेता है। तभी एक और पत्थर आर्यन के सिर की तरफ आता है। उस पत्थर की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। आर्यन की पैनी नजर उस पत्थर को देख लेती है। आर्यन एक डाल का सहारा लेकर नीचे लटक जाता है। इसके साथ ही वो पत्थर आर्यन के सिर के ऊपर से निकल जाता है। आर्यन का सिर बच जाता है। उस पत्थर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगर गलती से भी वो पत्थर उसके सिर से टकरा जाता तो उसी वक्त उसके सिर की हड्डी चटक के बिखर जाती। आर्यन इन हमलों के लिए खास तरीके से तैयार नहीं था, पर आर्यन के पास हर एक चीज के लिए कोई ना कोई तरकीब जन्म ले लेती है। बस फिर क्या था, आर्यन ने इन एक पत्थर से बचने के लिए अपने शरीर को इतना लचीला कर लिया था कि वो अपने शरीर को किसी भी स्थिति में ढालकर उन पत्थरों से बच जाता था। थोड़ी ही देर में आर्यन की ये तरकीब उन सभी पूर्व छात्रों को समझ आ जाती है। वो आर्यन की चहलकदमी, चाल ढाल सब कुछ परख लेते हैं। उसके बाद वो सभी पूर्व छात्र अगले ही पल पत्थर मारते मारते रुक जाते हैं। उनके साथ साथ आर्यन भी अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो जाता है। आर्यन शायद अपने मन ही मन में उन सभी छात्रों की अगली चाल समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं नीचे खड़े छात्रों में से एक योद्धा कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़का इस तरह से बाज नहीं आएगा। शायद हम गलती कर रहे हैं। हमें एक तकनीक के साथ इस पर हमला करना चाहिए। देखो, हम सब एक के बाद एक बारी बारी से पत्थर फेंक कर हमला कर रहे हैं। शायद इस वजह से वो लड़का हमारे हमले से बड़ी आसानी से बच जा रहा है। मेरे हिसाब से हमें इस लड़के पर एक साथ पत्थर फेंक कर हमला करना चाहिए। इससे उस लड़के के पास खुद को बचाने के लिए समय नहीं बचेगा, और जब हम बहुत सारे पत्थरों को एक साथ फेंकेंगे तो कोई ना कोई सा पत्थर उसे जरूर घायल कर देगा। साथ ही साथ इतने सारे पत्थरों की वर्षा देखकर वो भ्रमित भी हो जाएगा। उस शख्स की बातें सुनकर वहां खड़े सभी पूर्व छात्र कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हम सब सहमत हैं। सभी ने आर्यन पर हमला करने के लिए एक विशेष प्रणाली बना ली थी। सबने तय कर लिया था कि वो सभी आर्यन पर एक साथ हमला करेंगे, ताकि आर्यन इतने सारे पत्थरों के बीच फंस जाए और खुद को बचा नहीं पाए। बस फिर क्या था, सभी पूर्व छात्रों ने अपने दोनों हाथों में लगभग 2-2 पत्थरों को उठा लिया था। इसके साथ ही एक व्यक्ति के हाथ में लगभग 4 पत्थर थे। आर्यन के लिए अब यह युद्ध बहुत भारी होने वाला था। आर्यन पेड़ के ऊपर खड़ा उन सभी लोगों को ध्यान से देख रहा था। इसके साथ ही आर्यन ने उन सभी लोगों के हाथों में 4-4 पत्थरों को देख भी लिया था, और साथ में यह भी भांप लिया था कि ये सभी लोग एक लय में खड़े हो चुके थे। आर्यन समझ चुका था कि अब उस पर एक साथ हमला होने वाला है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे स्थिति में वो क्या करे और क्या नहीं। शायद उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प बाकी नहीं था। आर्यन बुरी तरह से फंस चुका था। अब वो पेड़ के ऊपर कितनी भी कूद फांद कर ले, मगर बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं था। कोई ना कोई पत्थर उसकी जान का दुश्मन हो ही सकता था। वहीं नीचे खड़े वो सभी लोग अपने एक हाथ को पीछे की तरफ खींच रहे थे। इसके साथ ही वो सभी आर्यन की तरफ एक साथ निशाना साध रहे थे। अब आर्यन को पक्का यकीन हो चुका था कि उस पर एक साथ हमला होने वाला है। उसके माथे पर चिंता की शिकन तो उभर ही रही थी, मगर साथ ही साथ उसकी नजर बहुत ही तेजी से इधर उधर घूम रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कोई तिकड़म ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन का खुराफाती दिमाग अपनी चालबाजी में जुट चुका था। आर्यन इधर उधर देखते हुए किसी न किसी फिराक में था, ताकि उसे इस हमले से बचने के लिए कोई ना कोई विकल्प मिल जाए। आर्यन जहां अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर ही रहा था और अपनी बाईं तरफ देख रहा था, तभी अगले ही पल उसके चेहरे के बिल्कुल पास से एक बड़ा सा पत्थर गुजर के जाता है। वो पत्थर आर्यन के इतनी नजदीक से गुजर के जाता है कि हवा के कटने तक की आवाज साई से सुनाई देती है। आर्यन बुरी तरह से घबरा जाता है।
अगर गलती से भी वो पत्थर उसके चेहरे पर पड़ जाता तो फिर तो उसका काम तमाम था। हो सकता था कि शायद उसकी नाक की हड्डी टूट जाती या फिर उसका जबड़ा निस्तेनाबूत हो जाता। यह हमला देखकर यामिनी को भी एक पल के लिए बड़ा झटका लग जाता है। उस खतरनाक हमले से आर्यन बाल बाल बचा था। इसके साथ ही यह हमला देखकर महानायिका पुष्यमित्रा भी घबरा गई थी। उसके दिल ने कुछ पलों के लिए धड़कना बंद कर दिया था। हमला वाकई में विध्वंसक था। आर्यन का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। तभी आर्यन देखता है कि नीचे खड़े सभी लोगों ने एक साथ हमला करना शुरू कर दिया था। वो पत्थर धूमकेतु की तरह आर्यन की तरफ तेजी से आ रहे थे। तभी आर्यन को एक खाली लचीली डाल दिखाई देती है। वो डाल आर्यन से अच्छी खासी दूरी पर थी। अगले ही पल बिना सोचे बिना समझे आर्यन तुरंत कूदकर उस डाल को लपक लेता है और उस डाल को कसकर पकड़ लेता है। आर्यन उस डाल को पकड़कर किसी बंदर की तरह झुल जाता है। आर्यन का ये करतब, ये नजारा देखकर सभी खड़े लोग हैरान रह गए थे। तो वहीं यहां से कुछ दूरी पर खड़ी पुष्यमित्रा भी आर्यन की ये छलांग और करतब देखकर हैरत में पड़ गई थी। आर्यन ने सभी को अचंभे में डाल दिया था। बस फिर क्या था, नीचे खड़े सभी लोग आर्यन पर एक के बाद एक बिल्कुल मिलजुल कर एक साथ हमला कर रहे थे। तो वहीं आर्यन किसी बंदर की तरह डाल को झूला समझकर इधर से उधर कूद रहा था। इसके साथ ही वो सभी पत्थर आर्यन को छुए बना दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तभी आर्यन पर एक के बाद एक पत्थरों की झड़ी लग जाती है। पर तिकड़मबाज आर्यन, उस पर जैसे ही पत्थरों की ये वर्षा दाईं तरफ से होती है तो आर्यन बाएं दिशा में झुल जाता। जैसे ही सभी लोग पत्थर बाईं तरफ से फेंकते वैसे ही आर्यन दाईं तरफ झुल जाता। आर्यन के इस करतब ने सभी को मुश्किल में डाल दिया था। बंदर की तरह इधर उधर झूलते समय आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, एक खुशनुमा सी हंसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन को बंदर की तरह झूला झूलते हुए मजा आ रहा था। कुछ ही देर में आर्यन बुरी तरह से दांत चिंघाड़ते हुए हंसने लगता है। आर्यन की हंसी इतनी गजब की थी कि दूर खड़ी महानायिका पुष्यमित्रा और यामिनी की भी हंसी छूट जाती है। आर्यन का यह करतब बहुत ही मजेदार हो चुका था। आर्यन के इस करतब ने नीचे खड़े सभी पूर्व छात्रों को परेशान कर दिया था। आर्यन के इस तिकड़म ने उन सभी पूर्व छात्रों को पसीने में तरबतर कर दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आर्यन के चेहरे से हंसी पीछे छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन पूर्व छात्रों के कानों में किसी के तेज ताकतवर कदमों की आहट पड़ती है। वो सभी छात्र एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे उनका ही एक साथी उनकी तरफ दौड़ कर आ रहा था, जो अभी तक इस लड़ाई में शामिल नहीं था। उस साथी को सभी विनाशक बुलाते थे। विनाशक की बहुत लंबी दाढ़ी, मांसल शरीर और चेहरे पर कई कटाव के निशान थे और गुस्सा तो इतना कि उसकी शक्ल देखते ही किसी की आत्मा देह त्याग के निकल जाए। विनाशक के हाथ में खंजर था। विनाशक को देखते ही यामिनी और महानायिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों जानती थी कि अब आर्यन का बच पाना नामुमकिन था। अब बस ये लड़ाई खत्म होने वाली थी। विनाशक ऐसे विनाशकारी साथी का नाम था जो किसी भी दुश्मन की आंतें तक उधेड़ कर रख देता है। एक किस्म का जंगली योद्धा। विनाशक बहुत दूरी से अपना खंजर हवा में फेंकता है। अगले ही पल विनाशक का खंजर आर्यन के उस मोटी डाल को बीच में से काट देता है। आर्यन चीख पड़ता है और चीखते हुए नीचे गिरने लगता है। विनाशक अपनी रफ्तार और बढ़ा देता है ताकि आर्यन के जमीन पर गिरते हुए वो उसे चीर के फाड़ डाले। क्या विनाशक करेगा आर्यन का विनाश? क्या होगा अब आर्यन का? क्या आर्यन कर पाएगा जंगली योद्धा का सामना? अब कैसे होगी आर्यन की जंगली धुलाई? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।